हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, साइंस क्लास 6 का, और थर्ड चैप्टर का सेकंड हेडिंग तक हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, और थर्ड चैप्टर का थर्ड हेडिंग है सम प्लांट्स फाइबर्स, कुछ पादप तंतु। सम प्लांट फाइबर्स। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर का नाम था फाइबर टू फैब्रिक, यानी एक फैब्रिक बनने तक, फाइबर से फैब्रिक बनने तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक, फाइबर, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर ये फाइबर कैसे कन्वर्ट होते हैं थ्रेड में, किस प्रोसेस के थ्रू, थ्रेड या यान, और फिर ये थ्रेड या यान से फिर कैसे नाइटिंग प्रोसेस के थ्रू इसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये फैब्रिक से कैसे ये फैक्ट्रीज एंड टेलर के पास जाते हैं और ये पहनने योग्य वस्त्र के रूप में बनते हैं। ये पूरी समरी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर हमने एक इतना बड़ा कपड़ा लिया कॉटन का, जो चित्र में दिखाया हुआ था। आपने इसमें से एक थ्रेड को अलग किया, और उस थ्रेड को जब आप अपने ऐसे खरोचना शुरू किया तो यहाँ से ऐसे बहुत बारीक बारीक लड़ियाँ निकली, और इसे फाइबर कहा गया, तंतु। और ये जो तंतु प्राप्त होते हैं ये या तो प्लांट्स से या तो एनिमल से प्राप्त होते हैं, तब इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। और यदि ये तंतु आर्टिफिशियल रूप से मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं तब इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर, जिसमें 3 फाइबर आया था। मैंने कहा था कि आप इसको याद रखना, तो आप कमेंट करके बताना कि वो 3 फाइबर का नाम क्या था। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको कमेंट करके बताओगे। ठीक, आगे चलो। हेडिंग है सम प्लांट फाइबर्स, यानी कुछ ऐसे फाइबर जो किससे प्राप्त होते हैं हमें, प्लांट से, उसके बारे में बताया है यहाँ पे। जैसे कॉटन, कॉटन, चलो ये हो गया। कॉटन की बात करते हैं। रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? दिवाली पे भी देखे होंगे कि कॉटन का यूज करके दीपक में तेल डालने के बाद जो बत्तियां बनाई जाती हैं वो कॉटन की ही बनाई जाती हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग, मतलब ये मान लिया कि आप रुई ही लाते हैं, इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। देखिए, अब ये आपको, यानी कॉटन का यूज आपके डेली लाइफ में कहाँ होता है, इससे आप जुड़ गए। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। बहुत बारीक बारीक रेशेनुमा होता है। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। ये पतली बहुत बारीक बारीक जो आपको लड़ियां दिख रही हैं ये कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। कपास की खेती की जाती है, कपास के पौधे से ही ये हमें प्राप्त होता है रॉ मटेरियल के रूप में। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। मृदा काली ब्लैक सॉइल हो, और ब्लैक सॉइल किससे बनते हैं? बेसाल्टिक रॉक से। और भारत में
ब्लैक सॉइल मैक्सिमम एरिया में, मैक्सिमम क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र। और जब गुजरात का ये काठियावाड़ पेनिनसुला आप देखोगे ये, तो ये भी ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कॉटन का प्रोडक्शन होता है, और महाराष्ट्र का मैक्सिमम क्षेत्र यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ये ब्लैक सॉइल या कॉटन के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या क्या चाहिए इसके लिए? काली मृदा चाहिए और जलवायु उष्ण चाहिए। लगभग तापमान, औसतन तापमान वर्ष भर 25 डिग्री सेल्सियस रहे। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? बता दिया मैंने, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। कपास पादप के फल, कपास गोलक, कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स लगभग, अब ये कैसे होते हैं? कॉटन बॉल्स लगभग होते हैं नींबू की माप के होते हैं। ये देखो आप, ये कपास का पौधा है और इसमें ये रुई जो है ये बिल्कुल पक के तैयार है। अब इसको जो फार्मर होंगे ये इसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद इसमें कुछ बीज भी होते हैं। फिर बीज से इस कॉटन को अलग करना बहुत मेहनत का काम होता है। फिर ये पूरी खेती हो रही है। ये जो फिगर दिखाया गया है यहाँ पे देखो, नीचे लिखा होगा कपास पादप के खेत। तो ऐसा यदि आपको चित्र देखना हो, दृश्य देखना हो, तो आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, या तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में आप चले जाओ, आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो अब वहाँ से कपास का पहले मिट्टी बनाना, फिर उसके बाद कपास के बीज लगाना, फिर पौधा होना, फिर उसके बाद कॉटन बॉल जब तैयार हो गए, पक गए, एकदम वाइट वाइट वो फूट गए। अब उसके बाद सोचो कि अब इस समय बारिश हो जाएगी तो पूरी कॉटन बर्बाद हो जाएगी। इससे बेचारे किसान की तो एकदम लगी पड़ी है कि कॉटन बॉल लगभग कैसे होता है? नींबू की माप के होते हैं। माप का मतलब आकृति। अब ऐसा नहीं कि पीले पीले नींबू की तरह जूस निकलेगा, नहीं, यहाँ पे बस शेप की बात कर रहा है, वाइट वाइट मतलब आकार, गोला वाली। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये पूरा ढके होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं 4 भाग में, और ये पूरा ऐसे सब समझ लो कि ऐसे बंद है, ये ऐसे बंद है, इसी के बीच में बटा कॉटन है। और जब ये पूरा पक जाता है तो ये अलग अलग ऐसे ऐसे दूर दूर हो जाते हैं। जब ये दूर दूर जाते हैं तो पूरा कॉटन ये वाइट वाइट आपको दिखने लगता है, टूटकर खुल जाते हैं। तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौलों कपास बीज को देखा जा सकता है। जो कॉटन सीड्स हैं अब उसे देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो आपके चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? नहीं भाई, ऐसा देखने के लिए तो महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में हम गए नहीं हैं इस समय। तो आप जाना तो आप देखना, यदि आप गए हो, देखे हो, तो कमेंट करके बताना कि हम देखे हैं। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। हिम ने ढक लिया, देख रहे हो, यदि पूरा वाइट वाइट हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत सिनेरियो आएगा। तो मैं तो कम इमेजिनेशन कर रही हूँ, कभी जाऊंगी तो मैं तो कपास के फोटो खेत में फोटो जरूर लूंगी। आगे, साधारणतः इन कपास बॉलों यानी कॉटन बॉल्स को, कॉटन बॉल से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्त चयन यानी हैंड पिकिंग, बेचारे किसान जाते हैं, एक एक कॉटन को तोड़ते हैं, बताओ कितना मेहनत है, प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना, या इसे कहते हैं गिनिंग। ठीक है जी, इसे कहते हैं गिनिंग। कपास ओटना। अब सोचो कि पूरा खेत तैयार हो गया, तैयार होने के बाद फिर उसको तोड़ोगे, हैंड पिकिंग करोगे, हैंड पिकिंग के बाद फिर उसको, जैसे ये देख रहे हो, ये अब ऐसे पूरा कपास को फैला दिए, ऐसे लेके पूरा फिर ये हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, इसको पीटते हैं तो बीज अलग हो जाता है, कॉटन बीज पूरा नीचे बढ़ जाता है, कॉटन ऊपर। फिर उसके बाद बेचारे उठा उठा के झाड़ते हैं कॉटन बॉल्स को। फिर ये पूरी प्रक्रिया ये जो करते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यानी बीज, अब देखो कपास को प्लांट से चुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग, पिक करना, पिक में आईएनजी लगा दो, हैंड पिकिंग। और कपास से, ये प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए। कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है, हैंड पिकिंग।
और इसके कपास से कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है बीजों को। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं या गिनिंग कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो मशीन काम को आसान बना दिया। तो ये हो गया कपास का। अब कपास में देखो क्या हुआ, क्या चाहिए, समरी देख लो। ब्लैक सॉइल चाहिए, सही है। आपने इसमें कॉटन के बीज लगा दिए, ठीक। कॉटन के बीज वहाँ पे कम से कम टेम्परेट जोन होना चाहिए, और या तो ये ट्रॉपिकल जोन या तो टेम्परेट जोन भी रहेगा तो चलेगा। ट्रॉपिकल जोन होना चाहिए या टेम्परेट जोन, जिसमें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एमपी का जो कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है, जस्ट कर्क रेखा के ऊपर है, टेम्परेट जोन में है, ठीक ठाक। यदि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिल जाए तो वहाँ पे कॉटन की खेती की जा सकती है। फिर कॉटन का ये फुल पूरा ये परिपक्व होना, फिर कॉटन बॉल्स का तैयार होना, फिर हैंड पिकिंग करना, हैंड पिकिंग आफ्टर हैंड पिकिंग देन गिनिंग करना, गिनिंग देन फिर हमें कॉटन मिला। अब कॉटन से हमने क्या किया, अब अभी आगे का देखो प्रोसेस दिया होगा। यहाँ तक चुनने के यानी कि कॉटन तो हमको मिल गया रॉ मटेरियल। अब ऐसा ही रॉ मटेरियल एक और लेगा, किसका, जूट या पटसन का। किसका लेगा, जूट का, ठीक। पटसन तंतु को पटसन पादप से के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी कि ये खरीफ सीजन में होती है, जब धान होता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से वेस्ट बंगाल, बता दिया मैंने, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। बांग्लादेश में भी अच्छा खासा होता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को, यानी पटसन पादप या फसल को, फसल मैंने बताया था क्रॉप किसे कहते हैं पहले चैप्टर में, पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब उसमें फूल लग जाता है तब उसको काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। बड़ा बड़ा हम ऐसा देखे हैं गाजीपुर में, वहाँ पे छोटी सी नदी होती थी, उस नदी में लोग वहाँ पे मेरे मामा का घर है, लोग ये जो पटसन होता था वहाँ पे वो लोग सनई का उत्पादन करते थे, जो इसी तरह का होता है। उसको काटने के बाद ले जाके उसको पानी में डुबो देते थे। फिर एक हफ्ते के बाद वो, फिर एक हफ्ते के कितने दिन, शायद ऐसा ही कुछ टाइम होता था, निकाल के लाते थे। फिर उसको, ये चारपाई होती है, उसी पे फैला के फिर रगड़ते थे, रगड़ के फिर साफ करना, नदी के किनारे साफ करके फिर ला के फैलाते थे, सूखता था। फिर उसका धागा बनाना, वो पूरा डोरी बनाते थे। फिर उससे चारपाई की बुनाई किया करते थे। मैक्सिमम चारपाई बुनाई के लिए ही वो यूज होता था, ठीक। आगे तो यहाँ पे तो आपने रख दिया, डुबो दिया। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों यानी थ्रेड में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, देख रहे हो। अब एक तो आपको कॉटन को दे दिया, दूसरा आपको किसको दे दिया, जूट को दे दिया। अब आपको बता रहा है कि आपको फाइबर तो मिल गए, अब इस फाइबर को आप थ्रेड में कैसे चेंज करोगे। अब एक नए प्रोसेस का नाम देखो, देख रहे हो, गांधी जी को याद करो। अब आपने रुई को देखो, आप हाथ से फैलाते तो ऐसे फैलता है। अब यदि हम एक समान मात्रा में रुई को लें और एक समान मात्रा में ऐसे बनाते जाएं तो एक समान मोटाई का धागा बनते हुए शुरू हो जाएगा। फिर इस धागे को फिर हम फैला के एक दूसरे में फंसा के बुनाई शुरू कर देते हैं। और बुनाई के लिए जानते हो, जो गांव में महिलाएं ऐसे जो होता है सलाई जिसको बोलते हैं, स्वेटर बुनने वाला, फिर उस पर बुनाई करती हैं, इधर बेचारा स्वेटर, तो वो भी क्या है, उस धागे से ही बनता है। और चरखा है, तो अब आप सोचो कि जब मशीनें नहीं होती थी तो किसान खेती करता था, फिर उस रेशे को, फाइबर को किस में कन्वर्ट करता था, चरखे के थ्रू थ्रेड में कन्वर्ट करता था। फिर उसको इस प्रकार के माध्यम से किस में कन्वर्ट करता था, वस्त्र के रूप में कन्वर्ट करता था। कितना मेहनत लगता था। सूती धागे की कताई, स्पाइनिंग कॉटन यार्न, स्पाइनिंग, देखो एक प्रोसेस मैंने गिनिंग बता दिया, ठीक है। दूसरा बता दिया स्पाइनिंग कॉटन यार्न, यार्न या थ्रेड, धागा, सूती धागे की कताई मतलब धागे के रूप में कन्वर्ट करना। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, एक हाथ से कुछ रुई पकड़िए
दूसरे हाथ से अंगूठे या तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे 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 रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। जैसे देखो ये हो रहा है, जैसे ऐंठ रहे हैं जैसे खींच रहे हैं। क्या आप चित्र 9 में देखो, आप रुई से तागा बनाना, क्या आप तागा बना सके? बनाया तो, लेकिन कहीं मोटा हो गया कहीं पतला हो गया। तो जब चरखे पे ये धागा बनता था तो कहीं धागा आपने रेशा ज़्यादा लिया तो वो मोटा हो गया, कम लिया पतला हो गया, टूट जाएगा। तनाव में भी मेंटेन करना पड़ता था। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि जब आप चरखे पे काम करते हो तो चरखे पे बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप काम करते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो आप छोटी छोटी गलती नहीं करते हो। ये महात्मा गांधी जैसे ही चरखा नहीं चलाते थे, इसीलिए महात्मा गांधी छोटी छोटी गलती नहीं करते थे, खतरनाक वाला स्टेप उठाते थे। आगे आ जाओ। रेशों यानी फाइबर, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई यानी स्पाइनिंग। अब आपको यहाँ पे एक और प्रोसेस मिल गया, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को स्पाइनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस आप याद रखोगे। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ये देख रहे हो, ये वाला ये तकली होता है, चरखे में जो लगा रहता है, तकली कहते हैं। अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। देखो, महात्मा गांधी कहते थे सबको रचनात्मक कार्य करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, अपना वस्त्र खुद बनाना चाहिए। जब आंदोलन करते थे तो आंदोलन करते थे, जैसे 1920 में आंदोलन शुरू कर दिए NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जब ये फ्लॉप हो गया 1922 में, तो इसके बाद वो फिर जेल से छूटे, फिर चरखा चलाना शुरू कर दिए। तो यही रचनात्मक क्रिएटिविटी थी उनकी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मालों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खतरनाक आदमी थे। खादी के लिए प्रोत्साहन किया गया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, ये इम्पोर्टेंट है, 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्राम आयोग कहते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ये वही वस्त्र हैं, याद करो, ये वही वस्त्र हैं जो भारत में बनते थे और संपूर्ण विश्व में मांग होता था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो वो वस्त्र नहीं, वस्त्र के सोर्स को यानी फाइबर को यानी कॉटन को यहाँ से ले गई और मशीनों में कन्वर्ट किया। किस रूप में? मशीनों से वस्त्र के रूप में, फैब्रिक वस्त्र के रूप में कन्वर्ट किया और इस वस्त्र को कहाँ पे ला दिया? भारत में। जहाँ भारत के वस्त्र की मांग वर्ल्ड में थी, अब वहाँ पे वर्ल्ड यानी कि ब्रिटेन के वस्त्र का यूज कहाँ कौन कर रहा है? भारतीय कर रहे हैं। तो भारत में जो लोग कॉटन का उत्पादन करते थे, धागे का निर्माण करते थे, वस्त्र बनाते थे, सबका रोजगार समाप्त हो गया। चलो यही वस्त्र का लालच ब्रिटेन को भारत को ब्रिटेन का गुलाम बनाया। अब केवल वस्त्र नहीं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसमें से वस्त्र भी एक है। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता था। ब्रिटेन इतने बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण क्यों कर पाता था? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मशीनों का यूज शुरू हो गया था। अब आ गए 3.5 तागे से वस्त्र। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पिछले हेडिंग में जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि जो वस्त्र बनाने के क्या क्या चरण है, जिसमें हमने देखा कि वस्त्र धागे से धागा
फैब्रिक से, फैब्रिक कहाँ से आता है, तो हमने सेकेंड वीडियो में इसको देख लिया, फैब्रिक कहाँ से आता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। फिर बुनाई से धागे तक हो गया। अब धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो धागे से वस्त्र वाला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। तब तक पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो, और जब कपड़े खरीदने जाना तो कपड़े की बुनाई देखने के लिए कि कैसी है, उसकी मजबूती कैसी होनी चाहिए, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, तो ताकि आप कपड़े की पहचान कर पाओ। कौन सा हेडिंग, धागे से वस्त्र तक, ठीक है। थैंक यू।